हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील रंजन और मैं इंग्लिश फैकल्टी मेंबर हूँ। और आपने अभी तक जो वीडियोस मेरे देखे हैं और थंबनेल में लिखा हुआ है द मोस्ट सिस्टमैटिक प्लेटफॉर्म, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत सिस्टमैटिकली आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, स्पोकन इंग्लिश। और मैं बेसिक से मैंने प्रारंभ किया था, क्योंकि बीच में आप कहाँ से प्रारंभ करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स समझ जाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं बेसिक से मैंने क्लास शुरू किया। बेसिक का मतलब ABCD से नहीं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होती है, आप समझते हैं, लेकिन माहौल शायद नहीं मिलने के कारण या ऐसी कंपनी नहीं होने के कारण आप बोल नहीं पाते हैं। तो खैर, अब इस क्लास में मैं लेने जा रहा हूं, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, थोड़ा इंट्रोड्यूस किया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस थोड़ा हिंट भी मैंने दिया था कि परफेक्ट में जो होता है सेंटेंसेस में, उसमें हैव, हैज, हैड या विल हैव लगेगा। और कॉन्टिन्यूअस है, ये ट्रिक है। कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब ING वाला होना ही है, बस उसके बीच में हमें अपनी तरफ से बीन लगा देना है, BEEN। अमेरिकन कहेंगे BEEN, ब्रिटिश कहेंगे BEEN। दोनों सही है, ठीक ही बात है, दो बार ई का यूज हो रहा है, अपनी अपनी स्टाइल है। तो खैर, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसका हम फिर कर देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हाँ दोस्तों, एक बात आपको मैं बताऊं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम यूज करते भी हैं कभी कभी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उससे थोड़ा ज्यादा करते हैं, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस केवल ग्रामर की बुक्स में ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लोग बात नहीं करते हैं, उनको शॉर्ट में फ्यूचर सिंपल में ही कह के बात को समाप्त कर देंगे। तो इसीलिए आई विल कम नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल आऊंगा, फ्यूचर सिंपल में मैंने कह दिया। अब इसको हम चाहते तो कैसे है, आई विल हैव बीन कमिंग नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल मैं आता रहा होता होऊंगा, ऐसे कहा हम बोलते हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना चाहिए, और यही अप्लाइड इंग्लिश ग्रामर है जिसकी चर्चा मैंने शुरू के वीडियोस में की। मतलब अप्लाइड इंग्लिश ग्रामर का मतलब वह होता है, वह ग्रामर जिसको हम अपने स्पीकिंग में या राइटिंग में यूज करते हैं। तो यह होता है अप्लाइड इंग्लिश ग्रामर। आपसे कोई नाउन के काइंड्स या प्रोनाउंस के काइंड्स नहीं पूछेगा, बल्कि अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आपकी बातों को समझेगा या समझेगी और आपकी बातों का जवाब देगी या जवाब देगा, इस तरह की बात होती है। इसलिए अप्लाइड इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो वहाँ की एक मोटी सी ट्रांसलेशन की किताब उठा लेंगे। ट्रांसलेशन जरूरी है, लेकिन केवल ट्रांसलेशन से नहीं होता है, बल्कि आपको ट्रांसलेशन का बेसिक्स जान लेना चाहिए। उसके बाद जब तक आप टॉक नहीं करेंगे तब तक आप बोल नहीं पाएंगे। इसलिए टॉक करने से आपको पता चलता है कि कहाँ गलती हो रही है, और तब एक अच्छे गाइड होंगे तो आपको बताते चलेंगे कि कहाँ गलती हुई है, और तब आप सीखते भी चलेंगे। तो इस तरह की बात होती है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मैंने एक सेंटेंस बताया था आपको पिछले क्लास में जो मैंने इंट्रोड्यूस किया था, आई हैव बीन कमिंग सिंस जुलाई। मैं जुलाई से, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमने सिंस लगा दिया, तो आई हैव बीन कमिंग सिंस जुलाई, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में हम आते रहे होंगे तो सिंस नहीं, फ्रॉम लगाएंगे। आई विल हैव बीन कमिंग फ्रॉम सितंबर नेक्स्ट ईयर, फ्रॉम लगाएंगे। बहुत जरूरी है, ये सब बेसिक बातें हैं ना जानना, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेंगे और अपने करियर बनाएंगे, सक्सेसफुल रहेंगे। और आजकल तो दोस्तों दुनिया ऐसी हो चुकी है कि आप लैपटॉप पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं और आपका सिलेक्शन भी हो रहा है, और आपने फ्लाइट ले ली और चले गए दुबई, या चले गए अमेरिका, या चले गए इंग्लैंड, या चले गए फ्रांस, जहां भी आपका करियर आपका बनता है वहां आप निकल जाते हैं। तो इसलिए ज़माना बहुत बदल चुका है, इसलिए अब तो डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में हम जी रहे हैं, और समय के साथ जीना ही दोस्तों मेरा ख्याल है कि समझदारी होती है। समय के साथ जो नहीं चलेंगे वो तो बहुत पीछे रह जाएंगे, तो इसीलिए समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी है कि हम अपने वैल्यूज़, जो हमारे मूल्य हैं, उनको ना छोड़ें। जो हमारे अच्छे ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनको हमें बराबर अपने साथ रखना चाहिए।
मतलब कि राइट और रॉन्ग का जजमेंट अगर हमें आता है, क्या सही और क्या गलत है, इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी बराबर रहनी चाहिए। खैर, तो ये तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कुछ बातें हो गई, और आपको करियर में बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। यह सोचकर आप चलेंगे तो आपके करने में, आपके कर्म में जो बुलंदी आएगी, आपकी सोच में जो बुलंदी आएगी, उसका दूर दूर तक कोई मिलेगा नहीं आपको अपने जैसा। और होता है जब आपकी सोच में बुलंदी होती है तो आपके कर्म में बुलंदी होती है, और जब आपके कर्म में बुलंदी होती है तो आपके अचीवमेंट की बुलंदी होती है, आप बहुत ऊंचाई पे जाते हैं। तो इस तरह की बात है। अब हम सेंटेंस लेना शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस मैं लेता हूं, दे हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट आवर। और इस तरह के सेंटेंस आपको किसी भी ट्रांसलेशन की किताब में नहीं मिलेंगे। कैसे मैं यूज कर रहा हूं, दे हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट आवर, मतलब वे लोग पिछले घंटे से बात करते रहे हैं। फॉर द लास्ट आवर, पीरियड हो गया ना। देखिए कितना नया ढंग का सेंटेंस है। दे हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट आवर। कितनी बार आपके मन में बात आती होगी कि इसको इंग्लिश में कैसे बोले, तो ऐसा होता है, दे हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट आवर। तो इस तरह हम कहते हैं वे लोग पिछले घंटे से बात करते रहे हैं। लास्ट बीता हुआ तो पिछला। अब पास्ट करेंगे तो दे हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट आवर, मतलब वे लोग पिछले घंटे से बात करते रहे थे, पिछले एक घंटे से। तो इसीलिए हम कहते हैं, फ्यूचर कहेंगे तो दे विल हैव बीन टॉकिंग फॉर। अब लास्ट जो है बीती हुई बात है, इसलिए फ्यूचर के लिए नेक्स्ट हमको अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। दे विल हैव बीन टॉकिंग फॉर द नेक्स्ट आवर, और उसमें क्या होगा कि फॉर द नेक्स्ट आवर, अगले घंटे वे लोग बात कर रहे होंगे। तो ये हमारा फ्यूचर हो गया। अब नंबर 2, दूसरा सेंटेंस लेते हैं, दे हैव बीन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 3 years। दे हैव बीन वर्किंग एट दैट कंपनी। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दैट कंपनी क्यों नहीं होगा, इन दैट कंपनी भी हो सकता है, एट दैट कंपनी भी हो सकता है। जब किसी डेफिनेट जगह की बात करते हैं तो हम एट यूज करते हैं, और अंदर होने की बात होती है तो हम इन कह सकते हैं, इसलिए दोनों सही है। एट द कंपनी, इन द कंपनी, दोनों सही है। दोस्तों, आज की दुनिया में आज की इंग्लिश का होना जरूरी है, और इंग्लिश समय के साथ बहुत इजी यह भाषा होती जा रही है, और शॉर्ट सेंटेंसेस बहुत लोग यूज करने लगे हैं। जैसे छोटा सा मैं 2 सेंटेंस है, एनी प्रॉब्लम। अब मैंने पूरा सेंटेंस नहीं बोला, एनी प्रॉब्लम, सामने वाला बोला थैंक्स, बाय। अब 3 वर्ड्स में सारा कम्युनिकेशन हो चुका है। मैंने कहा एनी प्रॉब्लम, मेरा बॉडी लैंग्वेज भी तो चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, ये मीनिंग निकल रहा है। और वो कहता है नो थैंक्स। नो इसलिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। थैंक्स इसलिए क्योंकि उसने तहजीब के साथ बात की है, उसने शुक्रिया अदा किया है कि मैंने उससे पूछा है, उसने मुझे इज्जत दी है। और गुड बाय, तो इसलिए वह जाने के मूड में है, तो इसलिए उसने गुड बाय कह दिया, या गुड बाय को भी शॉर्ट में बाय। तो इस तरह की बात होती है। देख रहे हैं ना, कितने 2, 3, 4 वर्ड्स में सारा कम्युनिकेशन हो रहा है। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल एक क्वालिटी होती है। कितने कम शब्दों में कितना अधिक आप कह देते हैं, मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। तो इस तरह की बात होती है। तो दे हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट आवर, ये पहला सेंटेंस था। दूसरा है, शी हैज बीन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 3 years। वह 3 सालों से उस कंपनी में काम करती रही है। और पास्ट में लेंगे, शी हैड बीन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 3 years। वह उस कंपनी में 3 सालों से काम करती रही थी। तो यह हमारा हुआ। और फ्यूचर में करेंगे वही काम ना, विल हैव। विल के साथ हैज नहीं लगता है, और मैंने पिछले वीडियोस में भी काफी कुछ जानकारी आपको दी थी, आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो शी विल हैव बीन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 3 years। वह उस कंपनी में 3 साल तक काम करती रही होगी, या फ्यूचर की बात है। अब थर्ड सेंटेंस आप देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मैंने दे तो दिया, लेकिन आप खुद सोचिए क्या ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं। एक तो बहुत लंबा सेंटेंस हो जाता है, तो इसीलिए हम छोटे छोटे सेंटेंस बोलेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होते हैं। लोग आपकी बातों को समझते हैं और आपके साथ बैठ के चाय भी पीना पसंद करेंगे, क्योंकि आप उनके लिए डिफिकल्ट नहीं हैं।
और इसको कहते हैं दोस्तों पीपल स्किल। और कंपनीज वाले देखते हैं कि किसी को भी अपॉइंट करते हैं तो वो देखते हैं कि इसमें पीपल स्किल है कि नहीं, मतलब लोगों से यह व्यक्ति या कैंडिडेट घुल मिल सकता है कि नहीं, क्योंकि उनको अपना टारगेट देखना होता है। जब तक आप लोगों से घुलेंगे मिलेंगे नहीं, आप सोशलाइज नहीं करेंगे, तब तक उनके टारगेट को आप अचीव करके उन्हें देंगे कैसे। तो इसीलिए इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको कामयाबी बहुत मिलेगी। और आज की दुनिया ऑनलाइन है, बिजनेस ओरिएंटेड सोसाइटी होती जा रही है, तो इसीलिए आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। दूसरा सेंटेंस है हमारा, शशि हैज बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी सिंस जून। शशि हैज बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी सिंस जून। बोलिए, शशि हैज बीन टीचिंग इन द यूनिवर्सिटी सिंस जून। मतलब जून से शशि जो है, शशि महिला भी होती है पुरुष भी होता है, तो शशि लड़की भी होती है लड़का भी होता है। खैर, तो शशि विश्वविद्यालय में जून से पढ़ाते रहे हैं। एट द यूनिवर्सिटी, इन द यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक जगह है इसीलिए एट द यूनिवर्सिटी। तो शशि विद्यालय में जून से पढ़ाते रहे हैं या पढ़ाती रही हैं, दोनों आप कह सकते हैं। और पास्ट करेंगे तो शशि हैड बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी सिंस जून। हैड बीन टीचिंग, पढ़ाती रही थी या पढ़ाते रहे थे। और फ्यूचर हो जाएगा, शशि विल हैव बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी फ्रॉम जून। फ्यूचर है ना, तो सिंस हट जाएगा, सिंस पास्ट के लिए हम यूज करते हैं, तो फ्यूचर में फ्रॉम हो जाएगा। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे ना तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। खैर, अब हम आते हैं, वी हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours। वी हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours। हम 2 घंटे से यहाँ इंतजार करते रहे हैं। पास्ट में हो जाएगा, वी हैड बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours। वी हैड बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours। हम लोग यहाँ 2 घंटे से इंतजार करते रहे थे। तो यह हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। और फ्यूचर में जब हम कहेंगे तो वी विल हैव बीन वेटिंग हियर फॉर ओवर 2 hours। यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि फॉर ठीक है, वो फ्यूचर में आप कह सकते हैं। तो वी विल हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours, मतलब 2 घंटे के लिए हम वहाँ इंतजार करते रहे होंगे। तो इस तरह से 2 घंटे तक, मतलब तो यह हमारा होता है, वी हैव बीन वेटिंग हियर फॉर ओवर 2 hours। ओवर मतलब ज्यादा, वी विल हैव बीन वेटिंग हियर फॉर ओवर 2 hours। 2 घंटे से ज्यादा मतलब मोर देन 2 hours। तो ओवर का मतलब यहाँ उससे ज्यादा, यह भी मीनिंग होता है। आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है और कैसे वर्ड्स को हम कैसे अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं, इसका आपको बहुत अच्छा नॉलेज भी होता चलेगा। तो इस तरह की बात होती है। तो we have been waiting here for 2 hours, we have been waiting here for 2 hours, we will have been waiting here for over 2 hours। ठीक है, समझ गए। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होता है, द कपल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 40 years। द कपल दंपति को कहते हैं हस्बैंड वाइफ, तो इसीलिए, और कपल जो होता है फ्यू को भी कहते हैं, कुछ को। आई विल बी वेटिंग हियर फॉर अ कपल ऑफ डेज। देखिए, यहाँ दंपत्ति नहीं है, आई विल बी वेटिंग हियर फॉर अ फ्यू डेज। इसका मतलब यह है मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ इंतजार कर रहा, मतलब रह रहा हूँगा। आई विल हैव बीन लिविंग हियर, आई विल हैव बीन वेटिंग हियर, आई विल हैव बीन स्टेइंग हियर। जो भी मीनिंग आप निकालना चाहें उस तरह से आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। तो इसीलिए जब हम द कपल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 40 years, मतलब दंपति इस घर में 40 सालों से रहते रहे हैं, 40 वर्षों से रहते रहे हैं। द कपल हैव बीन, तो इसीलिए हमारा होता है हैव बीन। और जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा ब्रेक दे रहा हूं, जस्ट अ मिनट, आई एम कमिंग।
सॉरी दोस्तों, कुछ ऐसा हो गया था कि मैंने गैप दे दिया। तो खैर, द कपल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 40 ईयर्स, मतलब दंपत्ति जो थे 40 वर्षों से यहाँ रह रहे थे। इन दिस हाउस मतलब इस घर में। तो पास्ट में जब हम करेंगे, द कपल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 40 ईयर्स, मतलब दंपति यहाँ रहते रहे थे 40 वर्षों से। और फ्यूचर में करेंगे, द कपल विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 40 विल हैव बीन लिविंग, मतलब ये आज ही कह रहे हैं कि 40 वर्षों तक रहते रहे होंगे। खैर सेंटेंस तो सही ही है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस किस सिचुएशन में आपको यूज करना चाहिए। तो इस तरह की बात होती है। नंबर 6 में हम आते हैं। वी हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 3 आवर्स, बहुत इजी है, प्यारा सा है। वी हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 3 आवर्स, ड्यूरेशन है, इसलिए हम लोग यहाँ 3 घंटे से इंतजार करते रहे हैं। तो क्या होगा? वी हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 3 आवर्स। बोलिए, वी हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 3 आवर्स। ठीक है, पास्ट हो जाएगा, इंतजार करते रहे थे 3 घंटों से, तो वी हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 3 आवर्स। क्या होगा? वी हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 3 आवर्स। और फ्यूचर हो जाएगा, वी विल हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 3 आवर्स, मतलब हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे होंगे 3 घंटे तक। 3 घंटे जो ड्यूरेशन होगा फॉर 3 आवर्स, तो 3 घंटे के लिए हम लोग यहाँ इंतजार करते रहे होंगे। तो इस तरह की बात होती है। वी हैव बीन वेटिंग हियर यहाँ पे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, दे हैव बीन वर्किंग एट दिस कंपनी सिंस मे लास्ट। अब दे हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस मे लास्ट, मतलब वे लोग इस कंपनी में पिछले मई से, पिछले इंग्लिश में मई कहते हैं, हिंदी में मई कहते हैं। खैर, दे हैव बीन वर्किंग एट दिस कंपनी सिंस मे लास्ट। अब क्या होता है, लास्ट में भी आप कह सकते हैं मे लास्ट। मैं मे लास्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको नया आइडिया दे रहा हूं कि ऐसे भी होता है और ये ग्रामेटिकली 100% सही है। तो इसीलिए जब हम कहते हैं वे लोग यहाँ इस कंपनी में पिछले मई से काम करते रहे हैं, अब पास्ट कर देंगे तो दे हैव बीन वर्किंग एट दिस कंपनी, दे हैव बीन वर्किंग एट दिस कंपनी सिंस मे लास्ट। बोलिए, तो थोड़ा लंबा सेंटेंस है, लेकिन जब आप बोलेंगे फ्लो में ना, तो आपकी फ्लुएंसी अच्छी होती चलेगी। तो दे विल हैव बीन वेटिंग हियर, सॉरी, दे हैव बीन वर्किंग एट दिस कंपनी सिंस मे लास्ट। ठीक है, और जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो लास्ट तो खत्म हो जाएगा, लास्ट तो बीती हुई बात के बारे में कहते हैं। तो दे विल हैव बीन वर्किंग एट दिस कंपनी फ्रॉम मे, क्योंकि आने वाले समय की बात है तो हम फ्रॉम वहां लगाएंगे। तो थोड़ा आपको है ना देखना पड़ेगा कि किस तरह का सेंटेंस है, कैसा सिचुएशन है, कौन सा टेंस हमें यूज करना है। तो इस तरह की बात होगी। दूसरी बात होती है, अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, शेफ्स, CHEFS, जो खाना बनाने के एक्सपर्ट होते हैं, जो गाइड करते हैं कि खाना कैसे बनाना है, कभी कोई वो खुद भी बनाते हैं, तो इनको शेफ कहते हैं। तो जैसे संजीव कपूर का खाना खजाना जो आता है, तो वो एक बहुत मास्टर शेफ हैं, तो उनके वीडियोस भी बहुत पॉपुलर हैं। तो खैर, अब जब हम कहते हैं शेफ्स हैव बीन कुकिंग सिंस 10 o'clock मॉर्निंग, शेफ्स मतलब बहुत सारे शेफ हैं, तो दे हैव बीन कुकिंग सिंस 10 o'clock मॉर्निंग, 10 o'clock। अब ओ क्लॉक दोस्तों होते हैं जो 10 बजे, तो 10 o'clock। और इसको जानते हैं, इसको ओ क्लॉक भी नहीं कहते बल्कि ओ क्लॉक। बोलिए, एंजॉय करना चाहिए सीखते समय ना, अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो सीखने का मजा नहीं आता है। तो इसीलिए जब हम सेंटेंस कहते हैं कि शेफ्स हैव बीन कुकिंग सिंस 10 o'clock, अब ओ इसलिए कहते हैं क्योंकि 10 जब आप कहते हैं पूरा ठीक 10 बजे, तो 10.00 जो हमारा होता है, जीरो क्या चीज की तरह लगता है, ओ की तरह लगता है, तो इसीलिए हम ओ क्लॉक कहते हैं। तो इसीलिए हम सेंटेंस कहते हैं शेफ्स हैव बीन कुकिंग सिंस 10 o'clock मॉर्निंग। 10 बजे सुबह से शेफ्स हैं वो पकाते रहे, खाना बनाते रहे हैं। पास्ट में कर दें तो शेफ्स हैव बीन कुकिंग, शेफ्स हैड बीन कुकिंग सिंस 10 o'clock मॉर्निंग, करते रहे थे सिंस
10 o'clock मॉर्निंग। और फ्यूचर में करेंगे तो शेफ्स जो हम करेंगे विल हैव बीन कुकिंग फ्रॉम, सिंस बीती हुई बात के बारे में कहते हैं, लेकिन फ्यूचर आने वाला समय है, इसलिए फ्रॉम 10 o'clock मॉर्निंग, मतलब 10 बजे सुबह से वो खाना बनाते रहे होंगे। तो इस तरह की बात हमारी होती है। एकदम क्लियरली आप सीखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा और लगेगा कि ये वीडियो मैं देख रहा हूं तो मैं कुछ सीख कर आ रहा हूं। और मेरी कोशिश दोस्तों हमेशा ये रहती है कि मैं सिंसियरली अगर काम टेकअप करता हूं तो सिंसियरली उसको करूं, और आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह की बात होती है। अब दूसरा सेंटेंस है, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू सिंस यू कॉल्ड। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू सिंस यू कॉल्ड। अब मैं आपके बारे में सोचता रहा हूं जब से आपने मुझे कॉल किया। ठीक है, आप किसी के बारे में भी कह सकते हैं, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू सिंस यू कॉल्ड। मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा हूं जब से तुमने कॉल किया। तो इसलिए हम ऐसे भी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिंस यू कॉल्ड डिफरेंट हो गया ना, तो ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं। पास्ट करेंगे तो आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू सिंस यू कॉल्ड, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू सिंस यू कॉल्ड। और फ्यूचर हो जाएगा तो आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू सिंस यू कॉल्ड। मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा था जब तुमने मुझे कॉल किया, उस समय से मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा था। थोड़ा लंबा सेंटेंस लग रहा है। फ्यूचर, आई विल हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू। अब आगे क्या होगा दोस्तों, हम कैसे कह सकते हैं कि मैं आपके बारे में ही सोचता रहा हूँगा, उस समय क्या होगा। इसीलिए बड़ा ये इम्प्रैक्टिकल सेंटेंस है। ऐसे हम बात करते नहीं हैं और ऐसे हम बात लिखते भी नहीं हैं, इसलिए ये स्पीकिंग और राइटिंग में इस तरह का एक्सप्रेशन हम नहीं यूज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये है, इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे टुडे। ऑल डे मतलब सारा दिन, होल डे बचपन से हमें सिखा दिया जाता है होल डे, लेकिन ऑल डे जब आप कहते हैं ऑल डे मतलब सारा दिन, ऑल नाइट सारी रात, ऑल इवनिंग सारी शाम, ऑल मंथ मतलब सारे महीने। तो इस तरह से हम कहते हैं। तो हम सेंटेंस लेते हैं, तो इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे टुडे। पास्ट में कहेंगे इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे टुडे, मतलब हम रात में बात करें या शाम में बात करें दिन की, तो दिन तो हमारा पास्ट हो चुका है। तो इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे टुडे मतलब सारा दिन बारिश होती रही थी। और फ्यूचर में जाएंगे तो इट विल हैव बीन रेनिंग। अब आपको मालूम नहीं कि बारिश होगी कि नहीं होगी, ये तो नेचर पर डिपेंड करता है। इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते कहाँ हैं, इसलिए ऐसे सेंटेंसेस की बात करना सही नहीं है। तो इसीलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, शी हैज बीन लाइंग टू यू ऑल दिस मंथ्स। शी हैज बीन, ध्यान से सुनिए, शी हैज बीन लाइंग टू यू ऑल दीज मंथ्स। एक बार बोल के तो देखें, शी हैज बीन लाइंग टू यू ऑल दीज मंथ्स। बिल्कुल सही है। मैं कहा ना कि ये सब बहुत सारे सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेशन की किताब में नहीं मिलने वाले हैं। आप कोई नॉवल पढ़ेंगे या कुछ स्टोरी बुक्स पढ़ेंगे तब आपको इस तरह के एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए जब हम कहते हैं शी हैज बीन लाइंग टू यू सिंस यू कॉल्ड, शी हैज, यस, she has been lying to you all these months। मैं गलत बोल गया, she has been lying to you all these months मतलब इस साल, इन सारे महीनों भर में है ना वो आपसे झूठ बोलती रही है। जितने महीने बीते हैं ना वो आपसे हर महीने आपसे झूठ ही बोलती रही है। तो ऑल दिस मंथ, इन सारे महीनों भर वो आपसे झूठ बोलती रही है। तो she has been lying to you, lying झूठ बोलना, lying to you all these months इस तरह कहते हैं। पास्ट में करेंगे, झूठ बोलती रही थी उन सारे महीने, तो उन सारे महीनों में, तो महीनों भर मतलब, तो शी हैड बीन लाइंग टू यू ऑल दीज मंथ्स इन सारे महीनों में आपसे वो झूठ बोलती रही थी। और दोस्तों सच बोलना भी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, झूठ बोलना भी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। चॉइस जैसी होती है इंसान वही बोलता है। खैर, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर भी बीच में जरूरी है ना। तो अब उसके बाद हम लेते हैं, yes, he has not been sleeping well since the accident। he has not been sleeping well since the accident। तो जब से एक्सीडेंट हुआ वह अच्छी तरह सोता नहीं रहा है। कोई तकलीफ होगी, कोई दर्द होगा, तो इसीलिए
ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग वेल, अच्छी तरह नहीं सोता रहा है जब से एक्सीडेंट हुआ। हाँ, तो इसीलिए कोई घाव होगा, कोई जख्म होगा, कोई इस तरह की कोई बात होगी, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए he has not been sleeping well since the accident. Past, he had not been sleeping well since the accident. Since the accident मतलब जब से एक्सीडेंट हुआ, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। और he, उसके बाद है he will not have been sleeping well। अब फ्यूचर में आ गए तो since तो हट जाएगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते नहीं हैं, वह नहीं अच्छी तरह सोता रहा होगा, कहाँ बोलते हैं ऐसे। इसीलिए ये सब इनप्रैक्टिकल सेंटेंसेस हैं, इसीलिए इन्हें छोड़ दें, हम आगे बढ़ें। जो हम बोलते हैं वह हमें सीखना चाहिए, जो हम लिखते हैं वह हमें सीखना चाहिए। और दूसरी बात होती है, दूसरा सेंटेंसेस जो हमारा यहाँ पे है, आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल लेटली। लेटली मतलब रिसेंटली। आप जानते हैं अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा नया नॉलेज हुआ ना। लेटली मतलब हाल ही में, और इसके लिए दूसरा वर्ड भी आता है ऑफ लेट। ये सब अच्छी इंग्लिश है। इंग्लिश बोल लेना दोस्तों और बात है, और अच्छी इंग्लिश बोलना और बात होती है। और प्रभावशाली इंग्लिश बोलना, अरे बाप रे, तब तो आप हीरो हो गए। बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। तो इसीलिए हम कहते हैं आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल लेटली, मतलब मैं हाल में अच्छा नहीं महसूस करता रहा हूँ। हाल ही में, लेटली मतलब रिसेंटली, हाल ही में मैं अच्छा महसूस नहीं करता रहा। पास्ट कर देंगे, आई हैव नॉट फीलिंग वेल लेटली। आई हैव नॉट फीलिंग वेल लेटली, मैं उस समय तक, है ना, अच्छा नहीं, इस समय तक कह लें, अच्छा नहीं महसूस करता रहा था। कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते नहीं हैं। लेटली की जगह अनटिल देन हम कह सकते हैं कि उस समय तक मैं अच्छा नहीं महसूस करता रहा था। लेटली को हम प्रेजेंट में ही यूज करते हैं, तो इसलिए आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल अनटिल देन, उस समय तक मैं अच्छा नहीं महसूस करता रहा था। तो इसलिए अब आगे हम बढ़ते हैं नंबर 13। आई हैव नॉट, नंबर 14, रचना हैजंट बीन अटेंडिंग द क्लास रेगुलरली। रचना हैजंट बीन, हैजंट हैज नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म होता है, और आगे मैं वीडियोस बनाऊंगा तो आपको शॉर्ट फॉर्म भी बोलना सिखाऊंगा, बताऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। आपको भी अच्छा लगेगा, बड़ा मज़ा आता है जब कमांड हो जाता है ना लैंग्वेज पे, तब इंसान के मुंह से शॉर्ट फॉर्म अपने आप ऑटोमेटिकली बिना प्रयास किए निकलने लगता है। उसके लिए हैबिट बनानी पड़ती है इंग्लिश बोलने के लिए। जब तक हैबिट नहीं बनाएंगे तब तक वो स्पॉन्टेनियस फ्लो नहीं आएगा, वह जो नेचुरल जो फ्लो होता है ना, वह नहीं आने वाला है। इसीलिए हैबिट बनानी पड़ती है। तो हम कह रहे थे रचना hasn't been attending the class regularly since she got a job। जब से उसको नौकरी मिली है तब से रचना रेगुलरली, नियमित रूप से क्लास अटेंड नहीं करती रही है। तो इस तरह का हम सेंटेंस बोल सकते हैं। थोड़ा लंबा हो गया तो इसीलिए, लेकिन सेंटेंस तो सेंटेंस है ही। और पास्ट कर देंगे तो रचना hadn't been मतलब had not been attending the class regularly since she got a job। तो रचना रेगुलरली क्लास नहीं अटेंड करती रही थी जब से उसे नौकरी मिली। तो यह हमारा होता है। नेक्स्ट है हमारा, द सेल्स टीम हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग एट द टॉप ऑफ देयर गेम। ये दोस्तों ये कॉर्पोरेट इंग्लिश है, ये बहुत अच्छी इंग्लिश है। थोड़ा मैंने मिला दिया है कॉर्पोरेट इंग्लिश वाला। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें सीईओ वगैरह जो बात करते हैं, उनका लैंग्वेज में यही फ्लेवर नॉर्मली देखने को मिलता है। इसलिए लगता है कि जब हम थोड़ी इंग्लिश जानते हैं तो वहाँ पे लगता है पता नहीं क्या बोल रहे हैं, वो भी इंग्लिश ही बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि आपका लेवल उनसे मैच नहीं कर रहा है इसलिए वह इंग्लिश आपको अजीब लग रही है। तो इसीलिए द सेल्स टीम हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग एट द टॉप ऑफ देयर गेम। गेम की तरह काम को लिया जा रहा है, तो इसलिए जो सेल्स की टीम है वह बहुत अच्छा नहीं कर रही है, नहीं करती रही है। तो हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग, पास्ट में हैड नॉट बीन परफॉर्मिंग, पास्ट में क्या होगा, हैड नॉट बीन परफॉर्मिंग, नहीं करती रही थी। तो द सेल्स टीम हैड नॉट बीन परफॉर्मिंग एट द टॉप ऑफ देयर गेम। अब सेल्स टीम सिंगुलर है लेकिन उसमें कितने लोग भी होंगे, इसीलिए देयर गेम हम कह रहे हैं प्लूरल का मीनिंग इसमें निकालते हुए। इसीलिए
हम देयर गेम कहते हैं। तो दोस्तों इस इंग्लिश के लेवल तक आने के लिए आपको मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। आप ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा देखेंगे, न्यूज़पेपर्स वगैरह या नॉवेल्स वगैरह पढ़ेंगे, और सबसे अच्छा है ना, आप नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज आप जरूर पढ़ें। और मैंने वीडियोस भी बनाया है कि कौन कौन सी आपको बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक क्लास में सब कुछ बताना दोस्तों संभव नहीं होता है। इसलिए आप जब उन वीडियोस को देखेंगे, आप चैनल सब्सक्राइब अगर कर लेते हैं, तो आप सारे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। तब आप देखेंगे कि कौन सी बुक पढ़ना चाहिए अच्छी इंग्लिश करने के लिए। तो यह दोस्तों ज़रूरी है, और तब आप इंग्लिश के टच में आ जाते हैं। अब क्या होता है, दूसरा है हमारा, he has not been paying attention in the class. He has not been paying attention in the class. वो क्लास में ध्यान नहीं देता रहा है, मतलब ध्यान नहीं देता रहा है। तो ध्यान देना, जब क्लास वगैरह या कोई सीरियस काम करते हैं तो पे अटेंशन कहते हैं, स्टडीज वगैरह में, एजुकेशन वगैरह में। लेकिन घर वगैरह में ध्यान देना तो टेक केयर हम कहते हैं। तो वहाँ पे टेक केयर, लेकिन पढ़ाई लिखाई में, एजुकेशन वगैरह में हम पे अटेंशन कहते हैं। कोई सीरियस बात हो जाती है ना, तो हम पे अटेंशन का यूज करते हैं। तो हमारा सेंटेंस है he has not been paying attention in the class. वह क्लास में ध्यान नहीं देता रहा है। पास्ट में करेंगे, he had not been paying attention in the class. He had not been paying attention in the class. मतलब वह क्लास में ध्यान नहीं देता रहा था। और फ्यूचर क्या हो जाएगा, he will have not been paying attention in the class. आप मेरे साथ अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं? आप करते रहेंगे, थोड़ा सा आपको फास्ट भी होना पड़ेगा। दुनिया ऑनलाइन हो चुकी है दोस्तों, इसलिए थोड़ा हड़बड़ाने की बात नहीं है, लेकिन तेजी से करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें आप शायद नहीं जानते होंगे, तो आपको जानकारी भी मिलती जा रही है। तो इसीलिए she has not been paying attention in the class. She had not, past हो गया, she had not been paying attention in the class, और फ्यूचर में हो जाएगा she will not have paying attention in the class. वो क्लास में ध्यान नहीं देती रही होगी, इस तरह का है। और उसके बाद है he has been helping her clean the house. ध्यान से सुनिए, he has been helping her clean the house. आपको हिंदी से इंग्लिश बता दिया जाता है in cleaning the house, ठीक है, चलेगा। लेकिन ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर भी होता है कि जैसे आप कहते हैं कि he has been helping her clean the house, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में यूज कीजिए, clean केवल। तो he has been helping her clean the house, पास्ट हो जाएगा he had been helping her clean the house. घर की सफाई करने में वह उसकी मदद करता रहा था। और he will have been helping her clean the house, एक नया सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको मिला ना। तो इस तरह से आप अपनी इंग्लिश को भी अपग्रेड करते जाएंगे, अपडेट करते जाएंगे। तो आप समय के साथ चल रहे हैं और आप प्रोग्रेसिव हैं, आप आगे देख रहे हैं। तो इसीलिए इस तरह की बात है। नेक्स्ट, तो he has been helping her clean the house, he had been helping her clean the house, and he will have been helping her clean the house. वह उसको घर की सफाई करने में मदद करता रहा होगा। खैर, अब हम लेते हैं 18th सेंटेंस। I have been gardening for 3 years. I have been gardening for 3 years. मैं 3 वर्षों से बागवानी करता रहा हूँ। I have been gardening. Gardening, फूल पौधे में पानी देते हैं ना, पौधों का ध्यान रखते हैं, फूल खिलते हैं, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो I have been gardening for 3 years. तो कोई कहता है या कोई कहती है, आई तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो I have been gardening for 3 years. मैं 3 सालों से गार्डनिंग करता रहा हूँ, बागवानी करता रहा हूँ। और पास्ट क्या हो जाएगा, I had been gardening for 3 years. I had been gardening for 3 years. मैं 3 सालों से बागवानी करता रहा हूँ या करती रही हूँ। और फ्यूचर हो जाएगा I will have been gardening for 3 years. I will have been gardening for 3 years. मैं 3 सालों के लिए बागवानी करती रही हूँगी। तो ये फ्यूचर की बात है। खैर, तो ये हमारा हुआ 18। अब 2 सेंटेंसेस और बचे हैं, इसके बाद फिर हम यह वीडियो समाप्त करेंगे। ध्यान से सुनिए। She has been listening to the news non-stop. Non-stop मतलब बिना रुके, लगातार। तो she has been listening to the news non-stop since the conflict began. Conflict मतलब जो देशों में जब लड़ाई होती है,
जैसे यूक्रेन और रशिया में भी चल रहा है। तो इसीलिए सिंस द कॉन्फ्लिक्ट बिगैन, कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष होता है और विरोध होता है, तो जब लड़ाई होती है तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, दोनों साइड के दो ओपिनियंस होते हैं, तो इसके बीच में क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। तो इसीलिए शी हैज बीन लिसनिंग टू द न्यूज नॉन स्टॉप सिंस द कॉन्फ्लिक्ट बिगैन, मतलब जब से संघर्ष प्रारंभ हुआ तब से वह समाचार बराबर सुनती रही, नॉन स्टॉप, बिना रुके वह सुनती रही है। तो इस तरह से शी हैज बीन लिसनिंग टू द न्यूज नॉन स्टॉप सिंस द कॉन्फ्लिक्ट बिगैन। पास्ट में शी हैड बीन लिसनिंग टू द न्यूज सिंस द कॉन्फ्लिक्ट बिगैन, और शी विल हैव बीन लिसनिंग टू द न्यूज। अब ऐसा फ्यूचर में बिगैन, अरे युद्ध तो शुरू हो गया, अब हम फ्यूचर में उसको थोड़ा ना कहेंगे, तो इसीलिए इस तरह के सेंटेंसेस हम कैसे बोलें, ऐसे हम बोल ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह हमारा होता है। तो और लास्ट सेंटेंस दोस्तों ये है, ही हैज बीन स्टेइंग हिज मदर सिंस हिज डिवोर्स। He has been staying with his mother since his divorce, मतलब तलाक के बाद से, मतलब किसी ने तलाक ले लिया तो उसके बाद से वह अपनी माँ के साथ रहता रहा है। तो he has been staying with his mother since his divorce, अपने तलाक के बाद वह अपनी माँ के साथ रहता रहा है। तो he has been living with his mother since his divorce, past में कर दे, समझ गए ना। तो he has been living with his mother since his divorce, अपने तलाक के बाद वह अपनी माँ के साथ रहता रहा है। ये तो बुरी सूचना है, तलाक क्यों हो गया, खैर ये सामाजिक मुद्दा है, सामाजिक प्रॉब्लम है, तो खैर। तो अब ये हमारा हुआ है, he has been staying with his mother since his divorce, पास्ट हो जाएगा, he had been staying with his mother since his divorce, वह रहता रहा था, और he will have been living, अरे भाई क्यों मनाते हैं कि किसी का तलाक हो, इसलिए फ्यूचर की बात को ही हम नहीं करेंगे यहाँ पे कि तलाक के बाद वह रहता रहा होगा। भाई ऐसा क्या हो गया, सॉल्व कर लो, सॉर्ट आउट कर लो, थोड़ा पॉजिटिव रहो, थोड़ा दूसरे को समझो, ये सब अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो कितने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे। तो कितनी बार होता है ना, जब हम सॉरी बोलते हैं तो दूसरा इजी भी हो जाता है, इसलिए ज़बरदस्ती जो होता है ना कि नहीं हम जो कह रहे हैं वही सही है, नहीं हो सकता है सामने वाला सही बात कर रहा हो तो उसको विलिंगली एक्सेप्ट भी करना चाहिए। और यही दोस्तों समझदारी होती है। इससे क्या होता है, आपका टाइम बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी, और क्या होता है ना कि आप फिर आगे बढ़ते रहेंगे, आप रुकेंगे नहीं। तो यह सब मैनेजमेंट स्किल होता है जो बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ाते भी हैं। तो दोस्तों यह हमारा हुआ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्लास। तो आप देख रहे हैं सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के क्लासेस हमारे समाप्त हो गए। और आप खुद भी जब बार बार अगर आप वीडियो देखना चाहें तो आपको अभ्यास करते चलेंगे, और आपके पास किताबें भी होंगी, तो खैर आप बोलकर जब अभ्यास करते रहेंगे ना तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होती चलेगी। और जब आप अभ्यास करते हैं तो उसका जो है ना अपने स्मार्टफोन के वीडियो मोड में जाकर उसकी रिकॉर्डिंग करें, और उसके बाद उसको सुने, देखें अपने को, आपको खुद एहसास होगा कि आपके बोलने में कहाँ पर बुलंदी है और कहाँ कमज़ोरी है। तो इसीलिए बुलंदी है तो अच्छी बात है, कमज़ोरी जहाँ जहाँ है आपको उस पर वर्क करना चाहिए और देखना चाहिए कि जहाँ जहाँ कमज़ोरी है उसको हम अपनी बुलंदी में कैसे कन्वर्ट करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगले क्लास में जब हम मिलेंगे, टेंस तो हमारा ख़त्म हो चुका है, इसलिए अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम सेंटेंसेस में ही जो होते हैं हमारे बहुत तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, assertive sentence structures, exclamatory sentence structures, assertive sentence structures, बहुत तरह के sentences होते हैं। तो उन sentences को भी मैं टेकअप करता रहूँगा बीच बीच में। लेकिन अगली क्लास में जब मैं बैठूंगा तो आपके साथ मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे क्लास लूँगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो बोलते हैं वही तो हमारी स्पीच होती है। जैसे यू आर वॉचिंग माई चैनल, अभी की बात कर दी ना, यू आर वॉचिंग माई चैनल, अब ये हमारा सेंटेंस हो गया, तो बोली हुई बात है इसलिए हमारा स्पीच हो गया। अब आप देख रहे हैं यू आर वॉचिंग माई चैनल, इसमें 5 वर्ड्स हैं, यही पार्ट्स ऑफ हमारे स्पीच हैं, और इंग्लिश ग्रामर में इनका अलग अलग नाम दे दिया गया है। यू हो गया, आप जानते भी होंगे शायद, यू हमारा प्रोनाउन है, आर है हेल्पिंग वर्ब है,
और वह भी होता है, लेकिन मेन वर्ब जिसका अर्थ होता है उसके साथ वह चलता है। तो यू आर, वॉच मेन वर्ब हो गया जिसका एक मीनिंग होता है इंडिपेंडेंट। तो वॉचिंग ये हमारा वर्ब हो गया। तो आप देख रहे हैं प्रोनाउन हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब हो गया। माई, किसका चैनल? माई चैनल, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव जिसको आपने शायद पढ़ा भी हो। माई और चैनल, चैनल क्या हो गया? नाउन हो गया। ये सारी क्या है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो इसीलिए देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप जानते होंगे। नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection। तो ये सारे हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। वर्ब छूट गया, हाँ वर्ब। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो अब इन्हीं को हम बारी बारी से करते चलेंगे। सेंटेंस का आपको आइडिया मिल चुका है और हम इसको बहुत दूसरे सेंटेंसेस में है ना मिक्स करके हम चलते चलेंगे। तो आपको अभ्यास भी होता चलेगा और आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कुछ सीख रहे हैं। तो दोस्तों इन शब्दों के साथ यह वीडियो मैं समाप्त करता हूं और अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम टेंस के साथ आएंगे। सॉरी, मैं गलत बोल गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ आएंगे। टेंस की तो बात हो ही चुकी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और मैंने आपको बता ही दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं, क्योंकि स्पीच के पार्ट्स है, उनका टेक्निकल वर्ड है इंग्लिश ग्रामर में, नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो इसीलिए हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। गुड बाय।